Hello students, today I am going to continue my previous class, that is from the chapter Theory Base of Accounting. We already completed some important topics. Now in today's class we discuss trade receivables, trade payables, bad debt recovered, insolvent, solvent, balance sheet. Now we discuss one by one. First of all is trade receivables. Here it is written trade receivables. Okay. First of all you have to write the line in your copy with this formula, this formula. Okay. Now we discuss. First of all, amount receivables against the goods sold and services rendered on credit. The trade receivables is the sum of total debtors and bills receivable. मैंने क्या बोला है कि amount receivable against the goods sold and services rendered on credit. सोचो ये एक बिजनेस है, ये है राम, ठीक है, ये बिजनेस है, ये है मिस्टर राम. बिजनेस ने क्या किया, सोचो को एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड ने क्या किया, मिस्टर राम को एक टीवी सेल किया. तो ऑब्वियसली राम के लिए वो टीवी है परचेज. तो उस समय राम क्या करेगा, ऑब्वियसली पैसा देगा. कितना है पैसे का प्राइस, 10,000 रुपीज़. या टीवी का प्राइस 10,000 रुपीज़ है, पैसा देगा वो. मगर राम के पास पैसा नहीं था, इसलिए वो पैसा नहीं दे पाया. यानी ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन क्या हो गया, इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है. अगर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो वो पैसा आफ्टर सोचो कि 3 मंथ राम को तो देना ही पड़ेगा. राम ने बोला है कि हाँ मैं दूंगा आफ्टर 3 मंथ, ठीक है. अभी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, राम इज इक्वल टू डेटर. वाई, मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं. अभी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचो तुम लोग भी. बिजनेस को पैसा देगा राम कुछ समय के बाद, यानी राम वन काइंड ऑफ एन एसेट है बिजनेस के लिए. बिकॉज राम तो पैसा देगा बिजनेस को, बिजनेस का पैसा अगर देगा तो बिजनेस का पैसा ऑब्वियसली इंक्रीज होगा. सो इस समय बिजनेस को ध्यान में रखते हुए राम है उस बिजनेस के लिए डेटर. तो डेटर का बात हम लोगों को समझ में आ गया. अभी ये जो बिल्स रिसीवेबल है ये क्या है, सिंपली एक कागज का टुकड़ा है. सोचो कि ये कागज का टुकड़ा है. इस कागज के टुकड़े में ये लिखा होगा कि कितना पैसा, यानी 10,000 रुपीज राम को इतने समय के बाद, यानी 3 मंथ के बाद वो पैसा राम देगा. तो बिल्स रिसीवेबल इज वन काइंड ऑफ दैट पीस ऑफ पेपर. सो इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि बिल्स रिसीवेबल इज वन इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच ट्रेडर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी एट सम स्पेसिफिक डेट एज शोन ऑन द फेस ऑफ द बिल. इट इज इंक्लूडेड इन ट्रेड रिसीवेबल्स बिकॉज इट replaces a debtor. Clear? Now trade payables, पूरे उल्टा केस.
उठाओ ये मैंने जो लिखा है इसको कॉपी में उठाओ, पहले वीडियो को पॉज करो फिर उठाओ, इसके बाद उठाने के बाद फिर देखो। तो ये जो ट्रेड पेबल्स है बेसिकली अमाउंट पेबल्स अगेंस्ट द गुड्स परचेज्ड एंड सर्विसेज टेकन ऑन क्रेडिट। इट इज द सम टोटल ऑफ क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल्स। ये फॉर्मेट है। पिक्चर याद है, सेम पिक्चर में ड्रॉ कर रहा हूं अभी। मैंने क्या ड्रॉ किया, एक एबीसी लिमिटेड है, उसने टीवी सेल किया, राम पैसा देगा, इमीडिएटली नहीं दे पाया, कब देगा? आफ्टर 3 मंथ। ओके, ये देगा पैसा। अभी मैं उस समय देखो मैं कहाँ पे था, एबीसी लिमिटेड के जगह में था। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं राम को ध्यान में रखते हुए बात करूँगा। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, राम को देखते हुए। ऑन राम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस जो है वो है क्रेडिटर। अभी तुम सोच रहे हो कैसे सर, इसका नाम क्रेडिटर कैसे? देखो, राम ने जो टीवी खरीदा वो टीवी क्रेडिट में खरीदा था। ये तो तुम लोगों को अभी समझ में आ गया। सो ये जो क्रेडिट परचेज हुआ है, राम ने जो पैसा बिजनेस को देने वाला है आफ्टर 3 मंथ, तो ये जो पैसा है वो तो राम के लिए हेडेक हो गया। ये तो राम हमेशा ही सोचेगा कि मुझे ये पैसा देना है एबीसी लिमिटेड को आफ्टर सम टाइम। सो ये बिजनेस के, ये जो बिजनेस है, मैंने जो लिखा, ये जो मैंने लिखा अच्छी तरह से लिख लेता हूं। हमेशा याद रखना, बिजी वर्ड से बिजनेस का नामकरण हुआ है, बिजी वर्ड से। ओके, हमेशा बिजी रहता है बिजनेस में, हमेशा देखना हर एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन जो है। सो ये बिजी वर्ड से बिजनेस का नाम आया है। ये बिजनेस स्टडीज में है, अच्छी तरह से पढ़ लेना। सो ये बिजनेस राम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रेडिटर हो गया, बिकॉज राम को वो पैसा देना है, पैसा देना है मैंने बोला है। और डेटर क्या था, पैसा लेना है। डेटर यानी एबीसी लिमिटेड के लिए वो पैसा एसेट है और राम के लिए वो पैसा लाइबिलिटीज है, इसलिए क्रेडिटर्स इज वन काइंड ऑफ लाइबिलिटीज। ओके, सो ये बिल्स पेएबल क्या हुआ, क्रेडिटर्स अभी समझ में आ गया। बिल्स पेएबल है सिंपल तरीके से वही कागज का टुकड़ा जिसको देना है। वो कागज के टुकड़े में क्या लिखा होगा, ₹10,000 इस समय के बाद 3 मंथ के बाद मुझे पैसा देना है, उसमें स्टैम्प टूम वगैरह जो भी है वो लिखा होगा, वो लगा होगा। सो ऑब्वियसली ये बिल्स पेएबल और क्रेडिटर को एक साथ जब प्लस करेंगे तभी हो जाएगा ट्रेड पेएबल्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, बैड डेब्ट। What is the meaning of the word bad debt? Basically, when an amount due from a debtor cannot be recovered either wholly or partially due to his death or insolvency, it is said to be a bad debt. पॉज करो, वीडियो को उठाओ, पहले कॉपी में उठाओ, इसके बाद डिस्कशन तुम लोग सुनना।
When an amount due from a debtor cannot be recovered either wholly or partially to his death or insolvency, it is said to be a bad debt. सर हम लोग को प्रैक्टिकल थोड़ा सा अप्रोच में समझाइए, मैं दे के समझा के देता हूँ. देखो फॉर एग्जांपल ये मैं ही हूँ और ये मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है रोहित. रोहित शर्मा नहीं है, ये रोहित है. रोहित देवनाथ लिख लेता हूँ, याद रखना, ठीक है. तो हमेशा रोहित लिखने के बाद रोहित शर्मा ही समझ लेना, ये गलत बात है. रोहित देवनाथ भी हो सकता है. तो ये देखो, तो मिस्टर ये जो मैं हूँ, रोहित ने क्या किया मुझसे, रोहित ने ₹10 धार लिया था. ये उधार है, ये उधार लिया था मुझसे रोहित ने. किस लिए? क्योंकि रोहित का जो साइकिल है उसका पंक्चर हो गया है. अभी रोहित अभी घर में कैसे जाएगा, इसके लिए रोहित ने सर से ₹10 उधार लिया है. सर को बोला है सर आप मुझे ₹10 दीजिएगा, मेरा जो साइकिल है उसका पंक्चर हो गया है, वो ठीक करना है. मैंने वो पैसा दे दिया रोहित को. रोहित ने बोला है कि सर मैं कल ही दे दूंगा पैसा, आप चिंता ही मत कीजिएगा, पेटीएम करके भी दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा. मैंने तो पैसा दे दिया. रोहित ने क्या किया, रोहित ने कल करते करते 1 साल चला गया, रोहित का कोई आता पता नहीं है. हम लोग तो जानते हैं कि 1 साल के अंदर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर होगा उसको ही हम लोग अकाउंट्स में लिखेंगे. अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का पैसा हम लोग को नहीं मिला उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, बिकॉज अकाउंट्स में क्या लिखा था कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही हम लोग इसमें लिखते हैं. मगर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तो हुआ था ₹10 का रोहित के साथ, मगर रोहित ने तो पैसा लौटाया नहीं. अभी बैड डेब्ट का जो डेफिनेशन है उसको देखो. व्हेन एन अमाउंट ड्यू फ्रॉम ए डेटर, यानी मैं डेटर हूँ, कैन नॉट बी रिकवर्ड आइदर होली और पार्शियली ड्यू टू हिज डेथ और इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी यानी पैसा उसके पास नहीं है, उसको इंसॉल्वेंसी कह सकते हैं. इट इज सेड टू बी ए बैड डेब्ट. सो रोहित ने वो पैसा नहीं दिया विद इन 1 ईयर, इसको हम लोग बैड डेब्ट बोल सकते हैं, वो उस पैसे को. ठीक है. अभी नेक्स्ट है बैड डेब्ट रिकवर्ड. उसको भी लिख लो तुम लोग, कॉपी में उठाओ. पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ उस रोहित को. रोहित शर्मा ने ही, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, वो क्या है, रोहित देवनाथ. ओके. Okay, bad debt recovered. After writing of bad debt, if the debtor or his representative pays the same amount in future period, then it is called a bad debt recovered. इसका मतलब क्या हुआ, रोहित ने 1 साल के बाद उसने अचानक से मुझे सुबह अचानक से मिला, मेरे घर में आया, आके बोला सर, डायरेक्ट आके मेरा जो चरण पर स्पर्श किया, उसने बोला सर सॉरी सर, वो पैसा लौटाने में बहुत देरी हो गया. मैंने बोला कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो अभी दे दो. तो पैसा दे दिया मुझे रोहित ने. रोहित ने बोला कि सर सॉरी, यह आइंदा कभी भी नहीं होगा. मैं भी सोच रहा था कि रोहित को आइंदा कभी भी पैसा नहीं दूंगा. ठीक है. तो ये तो फन मोमेंट था, जो भी है. ये जस्ट ये पिक्चर ड्रॉ करने का जो मेन मकसद है वो है, देखो आफ्टर सम टाइम उसने पैसा मुझे दे दिया. ओके, ये क्रॉस ना करके ऐसे लिखते हैं, वो पैसा मुझे लौटा दिया.
तो अब अभी देखो बैड डेट रिकवर्ड का जो मेन डेफिनेशन है इसमें क्या लिखा है। आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट, आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट, इफ द डेटर और हिज रिप्रेजेंटेटिव पेज द सेम अमाउंट इन फ्यूचर पीरियड देन इट इज कॉल्ड बैड डेट रिकवर्ड। तभी बैड डेट जो था वो रिकवर हो गया। तो इसका डेफिनेशन भी इसमें लिखा है, अच्छी तरह से वो पिक्चर के साथ सोच लेना, याद रहेगा। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। हम लोगों ने जो ये लाइन देखा था इंसॉल्वेंसी, उसका ही एक पार्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स व्हाट? A person or a firm is called insolvent when that person or firm is not able to pay his debt or liabilities. यानी a person of a firm is called insolvent when that person or firm is not able to pay his debt or liabilities. For example, अगर बोलूँगा विजय माल्या, ठीक है, उसका ठीक तरीके से नहीं, आई थिंक नहीं हुआ है, तो भी जो भी है तुम लोग गूगल करके उसका नाम ठीक तरह से लिख लेना। ओके, विजय माल्या बेसिकली किंगफिशर का ओनर था, एक किंगफिशर ग्रुप का एक ओनर था। उसने पैसा ऑन टाइम में नहीं दिया है, इसके लिए इसको इंसॉल्वेंट भी बोला गया। ए पर्सन ऑफ ए फर्म इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट पर्सन, और मैंने बोला है फर्म भी हो सकता है, कोई भी बिजनेस भी हो सकता है, इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट व्हेन दैट पर्सन और फर्म इज नॉट एबल टू पे हिज डेब्ट्स। जो बैंक से लोन लिया, जहाँ पे से भी पैसा लिया है और लाइबिलिटी जो भी है, वो अगर नहीं दे सकता उसको हम लोग बोलेंगे इंसॉल्वेंट। जीता जागता एग्जाम्पल है विजय माल्या। इसके बाद बैलेंस शीट। एक चीज़ हम लोगों ने छोड़ के आए, रुको ये पहले लिख लेते हैं। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट मीन्स जो पैसा दे सकता है, जो इंसॉल्वेंट नहीं है, सिंपल तरीके से अगर बोलेंगे तो। नेक्स्ट वर्ड मीन्स बैलेंस शीट। इसमें लिखा है देखो, ए बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विथ ए व्यू टू मेजर द एग्जैक्ट फिनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस और a certain fixed date. ओके, इसका मतलब क्या है? A balance sheet is a statement prepared with a view to measure the exact financial position of a business on a certain fixed date. सोचो कि एक बिग बाजार जो है फिफ्टीन 16 17 18 19 20। ओके, 15 में बिग बाजार का प्रॉफिट था 100 करोड़, 16 में था रुपीज़ 110 करोड़, 17 में था 90 करोड़, 18 में था 150 करोड़, 19 में था 160 करोड़, और 2020 आई थिंक ये सोच लो कि 2020 ख़त्म हो गया है और प्रॉफिट है 60 करोड़। अभी तुम लोग बोल सकते हो क्यों सर? बिकॉज ऑफ कोविड। सिंपल। सॉरी, ये बिग बाजार का प्रॉफिट मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया। कितने साल का? 1 2 3 4 5 6 साल का मैंने प्रॉफिट तुम लोगों के साथ शेयर किया। फॉर एग्जांपल ये प्रॉफिट रहा है बिग बाजार का, ये मैंने एस्टिमेशन करके लिया है, जस्ट सिंपल तरीके से सोचने के लिए। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद ए व्यू, एक स्टेटमेंट मैंने बोला है, प्रिपेयर्ड विद ए व्यू टू मेजर द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस इन ए सर्टेन फिक्स्ड डेट। ये सर्टेन फिक्स्ड डेट मंथली भी हो सकता है, सर्टेन फिक्स्ड डेट ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, 6 मंथ भी हो सकता है। बेसिकली एज ए क्लास 11 और 12 में हम लोग ये सोचेंगे कि सर्टेन फिक्स्ड डेट यानी ईयर एंडिंग में ही सोच लेंगे। फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर और 31 मार्च, अकाउंटिंग ईयर है तो 31 मार्च होगा, और कैलेंडर ईयर तो 31 दिसंबर।
हम लोगों ने क्या देखा कि बिग बाज़ार का प्रॉफिट जो है वो 2015 में जितना था 2016 में थोड़ा सा बढ़ गया, 17 में थोड़ा सा कम हो गया, 18 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और 19 में और भी ज़्यादा, और 20 में बिकॉज ऑफ कोविड 60,000 में चला आया। ये जो प्रॉफिट मैंने तुम लोगों के साथ बिग बाज़ार का शेयर किया, ये प्रॉफिट नॉट ओनली फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, ये इन्वेस्टर के लिए भी ये प्रॉफिट हो सकता है, शेयर होल्डर के लिए भी प्रॉफिट हो सकता है, और बिग बाज़ार में जो कर्मचारी है उन लोगों के लिए ये प्रॉफिट बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है। बैलेंस शीट, मैं हमेशा बैलेंस शीट को बोलता हूँ मिरर ऑफ एनी बिजनेस। मिरर के लिए, मिरर ऑफ एनी बिजनेस, मिरर किस लिए? बिकॉज इसमें हर साल बिजनेस का हालत कैसा है वो हम लोग देख सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ इट इज़ ए मिरर ऑफ एनी बिजनेस। देखो, मैं अगर 2020 में अभी हूँ तो 2015 में मेरा हालत क्या था मेरे पास अभी क्लियर है, ये क्या हो रहा था मेरे साथ ये क्लियर है, मेरा बिजनेस का हालत क्या है ये भी क्लियर है। अगर 2016 में मेरा प्रॉफिट अगर कम हो जाता और 17 में और भी कम, 18 में और भी कम, 19 में और भी कम हो जाता तो फिर मुझे ये समझ में आ जाता कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में रन नहीं कर रहा है और लॉस में रन कर रहा है। तो ऑब्वियसली बिजनेस का हालत कैसा है वो देखने के लिए बैलेंस शीट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल्स। दैट्स व्हाई दिस बैलेंस शीट इज ए मिरर ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमेशा याद रखना, ये बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है बैलेंस शीट। ओके, सो इसके साथ इसको लेके हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो हम लोगों का चैप्टर रहेगा, उसमें बैलेंस शीट का एक इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, इसके साथ हम लोग बात करेंगे। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है, ट्रेड पेएबल्स क्या है, बैड डेब्ट क्या है, बैड डेब्ट रिकवर्ड क्या है, इंसॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और बैलेंस शीट क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जो बाकी जो टॉपिक बचा हुआ है उसके साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में आई थिंक तुम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ऑलरेडी हम लोग का एक चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो चुका है और नेक्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो वेट करो नेक्स्ट क्लास के लिए। आज के लिए इतना ही। तुम लोग ये कॉपी में लिखते रहो और नोट बनाते रहो और इसको अच्छी तरह से दिमाग में ये चीज़ मैंने जो जैसे बोला है वैसे घुसाओ दिमाग में। ओके, बाय। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ टॉपिक को लेके बात करेंगे।